आज की इस चर्चा में सभी का स्वागत है। मैं आपकी होस्ट हूँ और मेरे साथ हमेशा की तरह हमारे एक्सपर्ट यहाँ मौजूद हैं। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर बात करने वाले हैं वो सच में बहुत ही डार्क और इंटेंस है। बिल्कुल। सभी को मेरा नमस्कार। और हाँ, आज की चर्चा कोई आम कहानी पर नहीं है। हम सीधे उस खौफनाक फेज 2 के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब शुरुआत ही कितनी भयानक है। दिल्ली की सड़कों पर पिछले 48 घंटे से घुप अंधेरा है। हाँ, आधा शहर बिना बिजली और संचार के एकदम कट चुका है। और ये कोई शांति वाला सन्नाटा नहीं है। सड़कों पर सेना की भारी गाड़ियां गश्त लगा रही हैं और जो इक्का दुक्का न्यूज़ चैनल किसी बैकअप पावर से चल भी पा रहे हैं ना, वो बस एक ही सवाल दोहरा रहे हैं कि क्या हमारे सुपर हीरोज ही असली खतरा है? हाँ, और इस गहन विश्लेषण का हमारा मकसद भी यही समझना है कि कैसे एक कहानी जो सिर्फ तकनीकी तबाही से शुरू हुई थी, वो अब इंसानी भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी है। सही कहा। देखिए, इस माहौल की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। जब तबाही भौतिक होती है ना, तो उसे मापना आसान होता है। मतलब जैसे कोई टूटी हुई इमारत। बिल्कुल। एक टूटी हुई इमारत या कटी हुई पावर लाइन को देखा जा सकता है, उसकी मरम्मत की जा सकती है। लेकिन दिल्ली की सड़कों पर जो हम देख रहे हैं वो कोई साधारण ब्लैकआउट नहीं है। वो एक सोची समझी रणनीति है। एकदम सही। महाकाल ने शहर की बिजली इसलिए नहीं काटी कि उसे बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाना था। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उस अंधेरे में अविश्वास और डर को पनपने का मौका मिल सके। वाओ, मतलब जब व्यवस्था चरमरा जाती है तो लोग अपने रक्षकों को ही शक की निगाह से देखने लगते हैं ना। बिल्कुल, लोग घबरा जाते हैं। ये बात मुझे उस एक्सरे मशीन वाले उदाहरण की याद दिलाती है। मतलब जब कोई हड्डी टूटती है तो एक्सरे की काली फिल्म पर वो दरार साफ दिख जाती है। डॉक्टर बता सकता है कि दिक्कत कहाँ है। बहुत ही सटीक तुलना है ना? लेकिन इस कहानी में जो टूट रहा है उसका कोई एक्सरे नहीं लिया जा सकता। महाकाल समाज के उस बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहा है जो पूरी तरह से अदृश्य है। मेरा मतलब है इंसान का दूसरे इंसान पर भरोसा। और यहीं पर कहानी हमें सीधे हिमालय के अंदर उस रहस्यमयी अंडरग्राउंड चेंबर की ओर ले जाती है। उफ, वहां का दृश्य किसी बुरे सपने से कम नहीं है। वो हजारों पर्पल एनर्जी के तार, हाँ, और दीवारों पर बने वो अजीबोगरीब प्रतीक, और इन सब के बीच आंखें बंद किए बैठा महाकाल। वो किसी चीज का इंतजार कर रहा है। हाँ, वो अपनी योजना के अगले हिस्से के एक्टिवेट होने का इंतजार कर रहा है। फिर उसकी आंखें खुलती हैं और वो एक नाम लेता है, रुद्र। वो कहता है कि रुद्र अभी भी उनसे जुड़ा हुआ है। और ये सच में एक बहुत ही खतरनाक संकेत है। बहुत ही ज्यादा, क्योंकि वो जो पर्पल एनर्जी के तार है वो कोई सजावट नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो एक तरह के न्यूरल नेटवर्क का भौतिक रूप है। महाकाल का नियंत्रण सिर्फ पावर ग्रिड तक सीमित नहीं है, वो सीधे तौर पर हीरोज के अवचेतन मन में घुसपैठ कर चुका है। मतलब वो रुद्र के दिमाग को एक रेडियो रिसीवर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, ठीक वैसा ही। और इस घुसपैठ का असर हमें तुरंत अस्त्र बंकर में देखने को मिलता है। वहां का तनाव, बाप रे। वेदिका वाला सीन। हाँ, वेदिका पिछले 36 घंटे से बिना सोए स्क्रीन के सामने बैठी है और उसकी होलोग्राफिक स्क्रीन पर अचानक भारत के नक्शे पर 7 छोटे-छोटे पर्पल सिग्नल चमकने लगते हैं। ये 7 विशाल टावर हैं जो पूरे देश में सक्रिय होने वाले हैं। अगर ये 7 टावर शुरू हो गए तो देश स्थायी अंधकार में चला जाएगा। लेकिन यहाँ एक पेंच है। मतलब बताया गया है कि ये टावर लोगों की भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। ये सोचने वाली बात है कि एक भौतिक टावर किसी इंसान का गुस्सा या डर कैसे बढ़ा सकता है। इसके लिए हमें थोड़ा न्यूरोसाइंस और रेडियो फ्रीक्वेंसी के विज्ञान की तरफ देखना होगा। अच्छा। हाँ, देखिए, ये टावर असल में इंफ्रासोनिक तरंगे और खास तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी छोड़ रहे हैं। ओके। विज्ञान में ये साबित हो चुका है कि कुछ खास तरह की लो फ्रीक्वेंसी ध्वनियां इंसानी दिमाग के उस हिस्से को ट्रिगर कर सकती हैं जो डर और घबराहट के लिए जिम्मेदार होता है, जिसे एमिगडाला कहते हैं। अरे बाप रे। महाकाल इन टावरों के जरिए पूरे देश के वायुमंडल में एक ऐसा फ्रीक्वेंसी ग्रिड बना रहा है जो लोगों के दिमाग को कृत्रिम रूप से डरा हुआ और आक्रामक महसूस कराएगा। ये तो मतलब बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के दौर में सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स काम करते हैं। हाँ, काफी हद तक। मतलब फियर बेस्ड प्रोपेगेंडा है ना।
कोई भी एल्गोरिदम क्या करता है, वो ये भांप लेता है कि इंसान किस चीज से सबसे ज्यादा डरता है या किस बात पे जल्दी गुस्सा होता है। और फिर उसे वैसी ही खबरें या पोस्ट बार बार दिखाता है। बिल्कुल, ताकि इंसान उसी नफरत के चक्र में फंसा रहे। महाकाल ने बस इस डिजिटल कॉन्सेप्ट को निकालकर एक भौतिक हथियार में बदल दिया है। सही कहा। वो स्क्रीन्स के जरिए नहीं बल्कि सीधी वायुमंडल के जरिए ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है। ये तुलना स्थिति की गंभीरता को सच में बिल्कुल सही तरह से सामने लाती है, क्योंकि ये एक बड़े स्तर का मनोवैज्ञानिक युद्ध है। एक मिसाइल किसी शहर को तबाह कर सकती है, लेकिन एक बार जब लोगों के दिमाग में ये बैठ जाए कि उनका पड़ोसी ही उनका दुश्मन है, तो वो समाज खुद ब खुद लड़कर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। महाकाल को अपनी सेना भेजने की जरूरत ही नहीं है, वो जनता के डर को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन रुको, यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। कैसा विरोधाभास? हम महाकाल को विलेन मान रहे हैं, लेकिन अगर हम रुद्र की स्थिति को देखें तो क्या जनता का डरना स्वाभाविक नहीं है? दिलचस्प सवाल है। मतलब इंटरनेट पर रुद्र के लिए मॉन्स्टर हीरो शब्द ट्रेंड कर रहा है। वो बारिश में दिल्ली की टूटी हुई सड़कों पर अकेला खड़ा है और उसके अपने ही हाथों से वो डार्क एनर्जी बेकाबू होकर निकल रही है। लोगों से देखकर भाग रहे हैं। हाँ, एक हीरो का काम तो उम्मीद देना होता है ना, लेकिन यहाँ रुद्र अपनी शक्तियों पर नियंत्रण खो चुका है। क्या महाकाल एक तरह से सही नहीं साबित हो रहा कि ये महाशक्तियां सच में इंसानों के लिए खतरा हैं? हाँ, बिल्कुल यही बात। ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और महाकाल ठीक यही चाहता है कि लोग ऐसा ही सोचें। ओहो, रुद्र की स्थिति को समझने के लिए हमें उस डार्क एनर्जी के स्रोत को समझना होगा। इस कहानी में डार्क एनर्जी कोई ब्रह्मांड से आई हुई जादुई शक्ति नहीं है। तो फिर क्या है? ये रुद्र के गहरे मानसिक आघात और उसके असुरक्षित अतीत का भौतिक रूप है। मतलब उसका ट्रॉमा, वहां की चीखें, वो दर्द, वो सब इस ऊर्जा को ईंधन देते हैं। जब रुद्र भावनात्मक रूप से अस्थिर होता है तो ये ऊर्जा बेकाबू हो जाती है। अच्छा, तो इसका मतलब महाकाल रुद्र के इस दर्द का फायदा उठा रहा है। हाँ, क्योंकि कहानी में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि महाकाल सीधे रुद्र के दिमाग में ये बात गूंजा रहा है, मैंने तुम्हें बनाया है। बिल्कुल, वो जानबूझकर रुद्र के पीटीएसडी को ट्रिगर कर रहा है ताकि रुद्र सबके सामने एक दानव की तरह बर्ताव करे। सटीक विश्लेषण। महाकाल खेल के दोनों पक्षों को एक साथ नियंत्रित कर रहा है। वो नायक के दिमाग में घुसकर उसे तोड़ रहा है, उसे हिंसक बना रहा है। हाँ, ताकि कैमरे और जनता के सामने ये साबित हो सके कि नायक ही असली दानव है। वाओ! महाकाल रुद्र के अतीत का इस्तेमाल केवल उसे हराने के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के सामने हीरोज नाम की संस्था को हमेशा के लिए बदनाम करने के लिए कर रहा है। जब रक्षक ही भक्षक की तरह दिखने लगे तो महाकाल के उन 7 टावरों का काम आधा तो वैसे ही पूरा हो जाता है। बिल्कुल सही। ये तो सचमुच शतरंज का एक बहुत ही शातिर खेल है। और इस मानसिक तनाव के चरम पर होने के दौरान ही अस्त्र बंकर में एक और बड़ी घटना घटती है जो कहानी की दिशा ही बदल देती है। निशा की एंट्री। हाँ, बंकर की लाइटें झपकने लगती हैं, सिस्टम चेतावनी देता है कि कोई बाहरी घुसपैठ हुई है। कमरे में धुआं भर जाता है और सामने एक लड़की खड़ी होती है। सफेद बाल, सियान आंखें और एक ब्लैक स्टेल्थ सूट। अग्निशक्ति तुरंत हमला करने की स्थिति में आ जाती है, लेकिन वो लड़की बहुत शांति से कहती है, अगर मैं दुश्मन होती तो तुम अभी तक जिंदा नहीं होती। और उसका नाम सामने आता है निशा, कोड नेम शैडो वाइपर। तो बंकर में एक अलग ही तरह का सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि निशा भारत की सबसे खतरनाक जासूस है ना। हाँ, जिसे 5 साल पहले ही मृत घोषित कर दिया गया था। तभी वरुण अस्त्र उसे देखकर कहता है कि ये असंभव है, लेकिन निशा का जो जवाब है वो इस पूरे परिदृश्य की हकीकत बयां कर देता है। वो कहती है, महाकाल असंभव चीजें पसंद करता है। सच में ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये दुश्मन के कार्य प्रणाली का सीधा वर्णन है। और वो खाली हाथ नहीं आई है। हाँ, उसके पास सटीक खुफिया जानकारी है कि दूसरा टावर कोलकाता में है और सिर्फ 6 घंटे में एक्टिवेट होने वाला है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता है, जब लड़ाई महाशक्तियों वाले देवताओं जैसे किरदारों के बीच हो रही हो तो वहां एक जासूस की क्या जगह है? यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ है। देखिए, जब दुश्मन आपके दिमाग से खेल रहा हो, जब वो छिपकर प्रोपेगेंडा फैला रहा हो, तो वहां प्लाज्मा ब्लास्ट या भारी भरकम शक्तियां काम नहीं आती। हाँ, ये तो है। वहां जरूरत होती है खुफिया जानकारी की, जासूसी की, रणनीतियों को डिकोड करने की। निशा की एंट्री ये दर्शाती है कि महाकाल को केवल ताकत से नहीं हराया जा सकता,
मतलब ये लड़ाई अब सिर्फ सूचना और मनोवैज्ञानिक दृढ़ता की है। बिल्कुल। लेकिन महाकाल इन नायकों को योजना बनाने या सोचने का जरा भी समय नहीं देना चाहता। वो एक के बाद एक हमले कर रहा है। हाँ, एक तरफ कोलकाता के टावर का मनोवैज्ञानिक खतरा मंडरा रहा है और दूसरी तरफ अस्त्र सिस्टम पर एक लाल रंग की चेतावनी फ्लैश होने लगती है, सैटेलाइट डिफेंस ब्रीच। ये बहुत ही तनावपूर्ण पल था। आसमान से कोई उल्कापिंड नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा सैटेलाइट तेज गति से सीधा मुंबई शहर की तरफ गिर रहा है। ये एक ऐसा भौतिक संकट है जो ठीक उसी समय पैदा किया गया है जब हीरो मानसिक रूप से अपने सबसे कमजोर स्तर पर है। और ये कोई संयोग नहीं है। महाकाल जानता है कि 7 टावरों को पूरी तरह सक्रिय होने के लिए थोड़ा समय चाहिए। और उस समय के दौरान अस्त्र टीम उन टावरों को नष्ट कर सकती है। बिल्कुल, इसलिए उसने ये सैटेलाइट गिराया है। ये एक बहुत ही क्रूर रणनीति है। एक डिस्ट्रैक्शन? हाँ, नायकों को एक असंभव विकल्प दिया गया है। या तो वो टावरों को रोकने जाएं और मुंबई के लाखों लोगों को मरने दें, या फिर वो मुंबई को बचाएं और टावरों को सक्रिय होने का समय दे दें। सही कहा। और मुंबई को बचाने की ये कोशिश नायकों को शारीरिक रूप से तोड़कर रख देती है। मतलब सैटेलाइट को रोकना कोई मजाक नहीं था। बिल्कुल नहीं। वरुण अस्त्र पूरे समुद्र के पानी को हाइड्रोलिक पिलर की तरह ऊपर उठा देता है ताकि सैटेलाइट की गति कम की जा सके। लेकिन एक गिरते हुए सैटेलाइट का दबाव इतना अधिक होता है कि वरुण की नसों से खून रिसने लगता है। और अग्नि शक्ति अपने प्लाज्मा ब्लास्ट से उस सैटेलाइट को हवा में ही पिघलाने की कोशिश करती है। लेकिन वो थर्मल डायनामिक्स के कारण एक बड़े टुकड़े के बजाय सैकड़ों सुलगते हुए छर्रों में बदलकर शहर पर गिरने लगता है। खतरा कम होने के बजाय और भी बढ़ जाता है। हाँ। और यहीं पर रुद्र की बारी आती है। उसे अपनी डार्क एनर्जी से उन सैकड़ों टुकड़ों को एक साथ रोकना होता है। तकनीकी रूप से रुद्र के पास ये क्षमता है, लेकिन जैसा कि हमने पहले बात की थी, डार्क एनर्जी उसकी मानसिक स्थिति से जुड़ी है। जैसे ही रुद्र अपनी शक्ति लगाता है, महाकाल उसके दिमाग में एक और जबरदस्त मानसिक हमला करता है। बिल्कुल। महाकाल की आवाज रुद्र के दिमाग में हथौड़े की तरह बजती है, मैंने तुम्हें बनाया है। रुद्र की आंखों के सामने उस भयानक लैब के दृश्य घूमने लगते हैं। वो अपनी एकाग्रता खो देता है, डार्क एनर्जी का जाल टूट जाता है और सैटेलाइट के जलते हुए टुकड़े फिर से शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये दृश्य साफ दिखाता है कि चाहे शरीर में कितनी भी ताकत क्यों ना हो, अगर दिमाग नियंत्रण में नहीं है तो वो ताकत किसी काम की नहीं। और इसी तबाही के बीच बारी आती है कैप्टन भारत की। कैप्टन भारत की स्थिति इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा जटिल और दर्दनाक है। हाँ, उनका सोलर कोर अस्थिर हो चुका है। वो दर्द से घुटनों पर बैठे हैं और धीरे धीरे अपनी सारी शक्तियां खो रहे हैं। अगर हम इस सोलार कोर को समझने की कोशिश करें तो ये किसी फोन की कम होती बैटरी जैसा बिल्कुल नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक अस्थिर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर की तरह है। ओह! जब एक सितारे की ऊर्जा खत्म होने लगती है तो वो सिर्फ बुझता नहीं है, वो एक सुपरनोवा में बदलकर फट सकता है। बाप रे! कैप्टन भारत का कोर भी उसी तरह अस्थिर है। अगर वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो वो सिर्फ अपनी जान नहीं गंवाएंगे, बल्कि उनका शरीर एक बम की तरह फट सकता है, जिससे मुंबई को सैटेलाइट से भी बड़ा नुकसान हो सकता है। और उन्हें ये बात पता है। यही वो बिंदु है जो एक सुपर हीरो को असल इंसानियत से जोड़ता है। उनके सामने पीछे हटने का एक स्पष्ट तार्किक कारण था, उनका अस्थिर कोर। लेकिन उनका वो एक डायलॉग कहानी का पूरा सार बदल देता है। वो कहते हैं, अगर हीरो डर जाए तो लोग किस पर भरोसा करेंगे? ये क्षण महाशक्तियों के बारे में है ही नहीं, ये नेतृत्व के बारे में है, साहस के बारे में है। ये सवाल मुझे सच में झकझोर देता है। वो जानते हैं कि आसमान में जाने का मतलब है निश्चित मौत या तबाही, फिर भी वो उस जलते हुए सैटेलाइट की तरफ उड़ जाते हैं। आसमान में एक भयानक सुनहरा विस्फोट होता है, एक अंधी कर देने वाली सफेद रोशनी, और फिर पूर्ण सन्नाटा। सैटेलाइट जलकर खाक हो जाता है और मुंबई बच जाती है। और जब समुद्र के बीच से कैप्टन भारत का हाथ बाहर आता है तो उसमें बहुत ही कमजोर सुनहरी रोशनी चमक रही होती है। वो जिंदा तो हैं, लेकिन उनका कोर लगभग मर चुका है। ये दृश्य दिखाता है कि सच्चा साहस किसी जादुई शक्ति के होने से नहीं आता, बल्कि सब कुछ छिन जाने के डर के बावजूद सही कदम उठाने से आता है। कैप्टन भारत ने अपनी शक्तियों की आहुति देकर वो भरोसा जीतने की कोशिश की है जिसे महाकाल तोड़ना चाहता था। लेकिन क्या सच में भरोसा जीता गया? यही तो, क्योंकि कहानी के अंत में हम देखते हैं कि महाकाल दूर किसी सुरक्षित जगह पर अपनी स्क्रीन पर ये सब देख रहा है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि सैटेलाइट नष्ट हो गया। इसके विपरीत वो मुस्कुराते हुए कहता है, परफेक्ट। और उसी पल उसके पीछे 7 टावर्स एक साथ पूरी क्षमता से चमकने लगते हैं। महाकाल की वो मुस्कान इस बात का सबूत है कि सैटेलाइट का गिरना केवल एक दिखावा था।
उसका असली मकसद मुंबई को तबाह करना था ही नहीं। बिल्कुल नहीं। उसका लक्ष्य उन नायकों को शारीरिक और मानसिक रूप से इतना थका देना था कि जब टावर पूरी तरह से सक्रिय हों तो वो इसका विरोध करने लायक ही ना बचे। कैप्टन भारत ने अपनी शक्तियां खो दी, रुद्र मानसिक रूप से टूट चुका है और अस्त्र टीम बिखर रही है। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हुआ। और फिर बैकग्राउंड में वो गहरी विकृत आवाज गूंजती है, ट्रस्ट इज डाइंग, मतलब भरोसा मर रहा है। फेज 2 की आधिकारिक रूप से शुरुआत हो चुकी है। ये आवाज रोंगटे खड़े कर देती है क्योंकि ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये एक वास्तविकता है जिसे महाकाल ने सच कर दिखाया है। ये वाक्य कहानी की नई जमीन तैयार करता है। अब कोई लेजर बीम या प्लाज्मा ब्लास्ट काम नहीं आने वाला। जब समाज डर के साये में हो, जब हीरोज अपनी शक्तियां खो चुके हों, तब लड़ाई इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या वो अपने खुद के अंदर के डर को हरा पाएंगे। क्या वो बिना शक्तियों के भी एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे? ये सोचना ही बहुत डरावना है कि किस तरह एक दुश्मन केवल हथियारों के दम पर नहीं, बल्कि समाज की मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का फायदा उठाकर उसे अंदर से खोखला कर सकता है। बिल्कुल। सुनने वालों के लिए यहाँ एक बहुत बड़ा और गहरा विचार छूट जाता है। जब कोई ढांचा केवल डर और अविश्वास के बीज बोकर गिराया जा रहा हो, तो असली कमजोरी क्या है? क्या वो हथियारों की कमी है या वो हमारा अपना असुरक्षित दिमाग है? अगर दुश्मन किसी देश की सीमाओं पर नहीं, बल्कि सीधे लोगों की सोच के अंदर सांस ले रहा हो, तो ऐसे अदृश्य खतरे से इंसान कैसे लड़ेगा? क्या असली ताकत किसी चीज को नष्ट करने में है या सब कुछ बिखर जाने के बाद भी एक दूसरे पर भरोसा कर पाने में? सच में ये सोचने पर मजबूर कर देता है। इन्हीं गहरे सवालों के साथ आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। अगली बार तक के लिए विदा लेते हैं। शुक्रिया।